सोचिए, जिस देश में चापलूसी को सबसे बड़ा टैलेंट माना जाए, उस देश का क्या होगा, खासकर तब जब वहां के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी ही रिकॉर्ड तोड़ चापलूसी करने लगे। फिक्र में सबसे पहले बात चापलूसी के वर्ल्ड चैंपियन की। चापलूसी में वर्ल्ड चैंपियन का खिताब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को, क्योंकि असीम मुनीर अमेरिका जाते हैं, ट्रंप की चापलूसी करने लग जाते हैं, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार का असली हकदार बता देते हैं, ट्रंप मुनीर की तारीफों से गदगद हो जाते हैं, पाकिस्तान को अपना मित्र कहने लगते हैं। चापलूसी के यही वर्ल्ड चैंपियन असीम मुनीर अब चीन पहुंचे हैं। बीजिंग में उन्होंने जिनपिंग की चापलूसी की, जिनपिंग को खुश करने के लिए कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती चट्टान जैसी मजबूत है, आयरन ब्रदर्स। चीन पाकिस्तान को आयरन ब्रदर्स का तमगा भी दे दिया। हालांकि यहां उनके साथ खेला हो गया। चीन ट्रंप की तरह मुनीर की तारीफों पर बहुत खुश नहीं हुए, उल्टे चीनी नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर मुनीर को जमकर सुनाया। पूरी डिटेल आगे देंगे। अभी बीजिंग से आई तस्वीरों को देख लेते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में शहबाज शरीफ के लिए बेहिसाब चिंता है। चीन पहुंचकर फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने वहां के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की। सोचिए, मुलाकात विदेश नीति के प्रोटोकॉल से कितनी उलट है, क्योंकि विदेश मंत्री से विदेश मंत्री की द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी यानी फील्ड मार्शल के साथ चीन के विदेश मंत्री की बायलैटरल बातचीत थोड़ा हैरान करती है, बल्कि काफी हैरान करती है। सवाल यह है कि असीम मुनीर पाकिस्तान की सेना के फील्ड मार्शल हैं या फॉरेन मिनिस्टर, और फिर विदेश मंत्री इशाक डार पाकिस्तान में क्या है? मतलब साफ है, अब लगता है कि पाकिस्तान में मुनीर ही राष्ट्रपति हैं, मुनीर ही प्रधानमंत्री हैं, मुनीर ही विदेश मंत्री हैं और मुनीर ही रक्षा मंत्री हैं। सब कुछ मुनीर है, बाकी सब तो कठपुतली है। मुनीर ये सारे मुखौटे लगाकर घूम रहे हैं। हालांकि सुगबुगाहट यह है कि मुनीर जल्दी ये सारे मुखौटे उतारकर फेंकने वाले हैं और चीन से लौटने के बाद शायद पाकिस्तान की पूरी कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। मुनीर अपने घर में भले ही बड़े तुर्रम खां होंगे, लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने मुनीर को जमकर फटकार लगाई है। मामला कुछ यह है कि द्विपक्षीय वार्ता में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने असीम मुनीर को आईना दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान में बार बार चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान सिर्फ भरोसा देता है, यह अब नहीं चलेगा। इस पर मुनीर वांग यी के सामने गिड़गिड़ाने लगे, बोले पाकिस्तानी सेना चीन के नागरिकों, चीनी संस्थानों और चीनी प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए विशेष यूनिट तैनात करेगी, चीनी नागरिकों की हर संभव सुरक्षा करेगी। सूत्रों का कहना है कि मुनीर के दावों से वांग यी संतुष्ट नहीं थे। अब चीन का भी पाकिस्तान से ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, क्योंकि चीन ने सीपेक परियोजना को सफल बनाने के लिए अपने हजारों नागरिकों को पाकिस्तान भेजा हुआ, लेकिन उन पर आए दिन हमले होते हैं। वर्ष 2021 से लेकर दिसंबर 2024 तक अलग अलग हमलों में 20 चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इसी वर्ष मार्च से लेकर जुलाई तक कम से कम 4 बार चीनी नागरिकों को टारगेट किया गया है, और यही है चीन की पाकिस्तान से नाराजगी की वजह। चीन की नाराजगी शहबाज शरीफ भी जानते हैं, इसीलिए मुनीर के बीजिंग दौरे से ठीक पहले 22 जुलाई को उन्होंने इस्लामाबाद में अचानक कई मीटिंग ले डाली और अपने अधिकारियों को चीनी नागरिकों की सुरक्षा न कर पाने पर फटकार लगाई। यानी असीम मुनीर के बीजिंग दौरे से पहले यह दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान को चीनी नागरिकों की बहुत फिक्र है, लेकिन शहबाज और मुनीर की चाल नाकाम रही है। फील्ड मार्शल मुनीर चापलूसी के चैंपियन भले ही हूं, लेकिन कूटनीति में अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना है, और उनकी एक कूटनीति की गलती चीन की नाराजगी की बड़ी वजह है। अमेरिका जाकर ट्रंप की चापलूसी करना मुनीर की वो कूटनीतिक भूल है जिससे चीन भड़का हुआ है। चीन इसे पाकिस्तान का धोखा मान रहा है। मुनीर को यह बात समझ आ चुकी है, इसीलिए बीजिंग में तारीफों के कसीदे पड़ रहे हैं, चीन को चट्टान जैसा दोस्त कह रहे हैं। असीम मुनीर को यह एहसास हो गया है कि वो अमेरिका और चीन के बीच फुटबॉल बनकर रह गए हैं और उन्हें दोनों ही देशों से जोरदार किक लग रही है। आयरन ब्रदर्स, चीन और पाकिस्तान की आयरन वाली दोस्ती में अब जंग लगना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास चीन के 80% हथियार हैं। फाइटर जेट, मिसाइल, रेडार से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ पाकिस्तान में चीन का है। चीन पाकिस्तान में हाल ही में 8 पनडुब्बी की डील भी हुई है।
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में चीनी हथियारों के बुरे हाल ने पाकिस्तान को झकझोर के रख दिया है। इसीलिए पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स के लिए अब अमेरिका से हथियार चाहता है। यही वजह है कि असीम मुनीर के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ भी अमेरिका के दौरे पर गए थे। पाकिस्तान ना तो चीन के नागरिकों की हिफाजत कर पा रहा है, ना ही चीन का कर्ज उतार पा रहा है, और अब मुनीर की अमेरिका से नजदीकी ने चीन की पाकिस्तान पॉलिसी को रीसेट करने पर मजबूर कर दिया है, जिसमें मुनीर डेंजर जोन में है। मुनीर अभी चीन में, कुछ हफ्ते पहले वो अमेरिका में थे। वो कभी जिनपिंग की चापलूसी करते दिख रहे हैं तो कभी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं। उनके लिए मुनीर सिर्फ एक जरिया है पाकिस्तान से ट्रांजैक्शन करने का। प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टाइल है सामने वाले को डोमिनेट करना, और मुनीर के साथ भी वो यही करने वाले हैं। इसीलिए पाकिस्तान से कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो सकता है जो असीम मुनीर के लिए घातक हो सकता है। शहबाज शरीफ की कुर्सी हिला सकता है। पिछले 2 दिन में जिस तरह पहले ट्रंप के दूत इमरान खान के बेटों से मिले, फिर इमरान ने जेल में कट रही अपनी दर्द भरी जिंदगी बयां की, उससे यही लग रहा है कि पाकिस्तान में शायद इमरान का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। आखिर ट्रंप की नजर इमरान के बेटों पर क्यों? क्या इमरान खान की रिहाई को लेकर कुछ पक रहा है, कुछ चल रहा है? इमरान के साथ ट्रंप का कैसा रिश्ता रहा है? क्या इमरान की रिहाई को लेकर मुनीर को ट्रंप मना लेंगे? इन सब सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले इमरान की वो दर्द भरी चिट्ठी जो काफी वायरल है। कई मामलों में दोषी 72 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। सोशल मीडिया पर उनके हवाले से एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया। उसके मुताबिक इमरान खान ने कहा कि वो देश के इतिहास में सबसे कठोर कारावास की सजा काट रहे हैं। हाथ मुंह धोने और नहाने के लिए गंदा पानी दिया जाता है, इतना गंदा और दूषित पानी जो इंसान के इस्तेमाल के लायक नहीं है। परिवार की ओर से भेजी गई किताबें रोक दी गई हैं। जो पुरानी किताबें बार बार पढ़कर समय कट रहा था वो भी बंद कर दिया गया है। टीवी हो या अखबार, जेल में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तान के इतिहास में किसी नेता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। मुझे सामान्य कैदियों को मिलने वाली न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। सोचिए क्या हाल हो गया इमरान खान का, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, क्रिकेट में अपने मुल्क को वर्ल्ड कप दिला चुके हैं। वैसे रुकिए जरा, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो नवाज शरीफ ने भी जेल में उनके साथ कुछ ऐसे ही अत्याचार के आरोप लगाए। जेल से इमरान खान की ये दुखद दास्तान गुरुवार को सामने आई। ये सब अचानक शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक बैक स्टोरी दिख रही है। इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 22 जुलाई की इस तस्वीर को देखिए, ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में जो बीच में खड़े व्यक्ति हैं उनका नाम है रिचर्ड ग्रेनेल, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत हैं। इनके दाईं और बाईं तरफ हंसते मुस्कुराते खड़े 2 युवा इमरान खान के बेटे हैं। एक का नाम सुलेमान ईसा खान है, जबकि दूसरे का कासिम खान। रिचर्ड ग्रेनेल ने कैलिफोर्निया में इमरान के दोनों बेटों से मुलाकात की। इस मुलाकात में ग्रेनेल ने अमेरिका की रिहाई की मांग को दोहराया, उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक उत्पीड़न कहा। इमरान के बेटों से यह भी कहा कि संकट की घड़ी में वो अकेले नहीं है। ट्रंप के दूत की इन्हीं 3 लाइनों में पाकिस्तान में होने वाले संभावित खेल के संकेत छिपे हुए हैं। ट्रंप के दूत का इमरान की रिहाई पर बयान देना बड़ी बात है। अब जरा डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। 22 तारीख को अमेरिका में यह बयान दिया गया और 48 घंटे बाद जेल में इमरान की घुटन भरी जिंदगी सोशल मीडिया पर आ गई। 22 जुलाई को ट्रंप के दूत की अमेरिका में इमरान के बेटों से मुलाकात हुई। 24 जुलाई को इमरान ने जेल से अपना दर्द बयां कर दिया। 22 जुलाई को ग्रेनेल ने इमरान की रिहाई की मांग उठाई। 24 को इमरान ने कहा कि इतिहास की सबसे सख्त सजा काट रहा हूं। 22 जुलाई को ट्रंप के दूत ने इमरान की गिरफ्तारी को राजनीतिक उत्पीड़न कहा। 24 जुलाई को इमरान खान ने लिखा कि जेल में सामान्य कैदियों जैसी सुविधा भी उनको नहीं मिल रही है। 22 तारीख को रिचर्ड ग्रेनेल ने इमरान के बेटों से कहा कि वो अकेले नहीं है। 24 को इमरान ने जेल से कहा कि आज तक किसी नेता के साथ ऐसा नहीं हुआ जो उनके साथ हो रहा है। उनके साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है, यानी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं।
पहले अमेरिका में रिहाई का मुद्दा उठना और फिर इमरान की तरफ से जेल में अत्याचार की कहानी का बाहर आना। ट्रंप और इमरान खान की दोस्ती पहले भी सुर्खियों में रही है। तो क्या ट्रंप अपने दोस्त को रिहा करवाना चाहते हैं? इस पर पाकिस्तान के मीडिया में काफी हलचल है, देखना बनता है। वैसे सवाल यह भी है कि आखिर इमरान खान में डोनाल्ड ट्रंप का क्या इंटरेस्ट है? आखिर उनके दूत क्यों खुलकर इमरान की रिहाई का मुद्दा उठा रहे हैं? इसे समझने के लिए ट्रंप और इमरान के रिश्तों का इतिहास देखना होगा। दिसंबर 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अफगानिस्तान के मुद्दे पर पत्र लिखा था। तालिबान को बातचीत की टेबल तक लाने में उनसे मदद मांगी थी। उस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका युद्ध झेल रहा था। उसके सैनिक अघोषित संघर्ष में वहां 17 साल से फंसे हुए थे, जिन्हें वो निकालना चाहते थे। यहीं से ट्रंप और इमरान की दोस्ती गहरी होती चली गई। इस संघर्ष को खत्म करवाने का जिम्मा इमरान खान को सौंपा गया था। जुलाई 2019 में ट्रंप और इमरान खान की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। यहां भी उनके बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर मदद को लेकर चर्चा हुई। न्यूयॉर्क में उसी साल सितंबर में दोनों दूसरी बार मिले। UNGA से अलग इस मुलाकात में भी अफगानिस्तान में समझौते को लेकर काफी बातचीत हुई। दावोस में दोनों की तीसरी मीटिंग जनवरी 2020 में हुई। यहां भी उन्होंने अफगानिस्तान युद्ध पर दोनों देशों की ओर से किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया था। और ट्रंप ने तालिबान से बातचीत के लिए इमरान को इसलिए जरिया बनाया क्योंकि इमरान खान तालिबान के हिमायती रहे हैं। कुछ लोग उन्हें तालिबान का प्रवक्ता तक कहते थे, यहां तक कि उनको तालिबान खान का टाइटल भी दिया गया था। 2019 में इमरान खान ने कहा था कि तालिबान अब 2001 वाला खूंखार नहीं रह गया है, वो बदल गया है। 2022 में इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान का कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसीलिए तालिबान के साथ जुड़ना ही दुनिया के पास एकमात्र विकल्प है। तालिबान से करीबी की एक और वजह है, तालिबान में ज्यादातर पश्तून समुदाय के लोग हैं और इमरान भी इसी समुदाय से आते हैं। पहले कार्यकाल के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप और इमरान खान के साथ अच्छे संबंध थे। पाकिस्तान में भी यह धारणा थी कि ट्रंप इमरान खान के बेहद करीबी हैं। ट्रंप अपनी बातचीत में यह बात जाहिर भी कर चुके हैं। हालांकि बाइडेन की सरकार में इमरान अमेरिका की पॉलिसीज की आलोचना करने लगे और फिर इमरान के लिए मुश्किलें शुरू हो गई। एक वक्त ऐसा भी आ गया जब इमरान वेट कर रहे थे कि बाइडेन उनको बुलाएंगे, उनको आमंत्रित करेंगे, और फिर अचानक कई डेवलपमेंट्स हुए और इमरान की कुर्सी चली गई। इसीलिए जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप लौटे तो इमरान खान के समर्थकों की जो उम्मीदें थीं वो जगना शुरू हो गई। उन्हें भरोसा है कि ट्रंप की वापसी से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री को रिहा करने में मदद मिल सकती है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जिसको आज बहुत डिटेल में आपको ये चैनल दिखा रहा है। लेकिन अब हालात चेंज हो रहे हैं। इसमें भी रोल चीन और अमेरिका का है, जो कि लीड कर रहे हैं आज हमारे शो को। हम बात कर रहे हैं कंबोडिया और थाईलैंड के बीच चल रही खौफनाक जंग की। जमीन के एक टुकड़े की लड़ाई अब दोनों देशों की सीमाओं से निकलकर इंटरनेशनल पावर गेम का हिस्सा बन चुकी है। पिछले 48 घंटे से दोनों ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। देखने में भले ही लगे कि ये छोटे देशों के बीच का टकराव है, लेकिन असली भिड़ंत अमेरिका और चीन के बीच हो रही है। थाईलैंड और कंबोडिया सिर्फ मोहरे हैं। इस जंग में इन दोनों देशों की भूमिका को तथ्यों के साथ डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आपको आज की सबसे विध्वंसक तस्वीरें दिखाते हैं। एक दिन पहले थाईलैंड ने कंबोडिया को दहलाने के लिए अपने सबसे घातक F-16 फाइटर जेट आसमान में उतारे, तो आज कंबोडिया ने जवाब में पूरे आसमान को ही रॉकेट से भर दिया। एक के बाद एक सैकड़ों रॉकेट थाईलैंड पर दागे गए। आपको बता दें कि फाइटर जेट्स के मामले में कंबोडिया की एयरफोर्स थाईलैंड के सामने कुछ भी नहीं है, बल्कि कंबोडिया के पास एयरफोर्स है ही नहीं, ये कह सकते हैं। लेकिन उसके पास खतरनाक रॉकेट्स का जखीरा है, जिसके दम पर वो थाईलैंड को दहलाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब दूसरी तस्वीर देखते हैं। कंबोडिया के रॉकेट अटैक से थाईलैंड में अफरा तफरी मची हुई है। बॉर्डर के इलाकों में लोग अपने गांव को छोड़कर भाग रहे हैं। खबर है कि कंबोडिया ने थाईलैंड के 4 इलाकों में 50 किलोमीटर अंदर तक रॉकेट दागे। इनसे काफी तबाही मची हुई है। अब तक वहां बॉर्डर वाले इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर निकल चुके हैं। और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बॉर्डर के इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया है। यह बहुत बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। थाईलैंड की सेना भी अब कंबोडिया के सुनियोजित और घातक हमलों की चपेट में है। इस तस्वीर में देखिए कैसे कंबोडिया की सेना के एक जवान बिना किसी प्रोडक्शन गियर के फायरिंग कर रहे हैं। और जिस मशीन गन से फायरिंग की जा रही है वो चीन की टाइप 81 मशीन गन है। एक बात आपको बताना जरूरी है, पहाड़ों में लड़ाई के डायनामिक्स
नंबर्स में ट्रांसलेट आप नहीं कर सकते, क्योंकि वही कंबोडिया है जिसने वियतनाम के साथ मिलकर अमेरिका को परेशान किया था, अमेरिका को। खैर, कंबोडिया के हमलों से निपटने के लिए थाईलैंड ने अब वो ड्रोन अटैक पर फोकस करना शुरू कर दिया है जो यूक्रेन और रशिया में होता था, बल्कि हो भी रहा। ठीक उसी तरह थाईलैंड भी जंगलों में छिपे कंबोडियन सैनिकों पर हमले कर रहा है। दोनों तरफ से जारी हमलों में 48 घंटों में अब तक 20 से ज्यादा आम लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसका सबूत है ये तस्वीर जो कि थाईलैंड के बॉर्डर वाले इलाके की है। और यहां कंबोडिया की गोलीबारी में कई मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये सारी लड़ाई जमीन की है, बॉर्डर की है, लेकिन इस जंग में आग को भड़का रहे हैं अमेरिका और चीन। आप सोचिए ना, 1100 साल पुराना मसला है, 1100 साल पुराना मसला, इस पर फिर लड़ गए। क्यों? थाईलैंड को अमेरिका का समर्थन है और कंबोडिया के कंधे पर चीन का हाथ है। दरअसल कंबोडिया जैसा कमजोर देश बिना चीन की मदद के इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई कर ही नहीं सकता। अगर सैनिकों की बात की जाए तो कंबोडिया के पास मौजूदा वक्त में 1,24,000 सैनिकों की फौज है, सिर्फ 1,24,000। इतने तो रूस ने अभी उतार रखे हैं यूक्रेन के पास। उसके मुकाबले थाईलैंड की सेना 3 गुना बड़ी, उसके पास 3,60,000 सैनिक है। अब हवाई ताकत देखिए, कंबोडिया की एयरफोर्स में सिर्फ 1500 जवान है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी फाइटर जेट नहीं है। उसकी पूरी हवाई ताकत टिकी है चीन से मिले Z9 हेलीकॉप्टर्स पर, जबकि थाईलैंड की वायुसेना कहीं ज्यादा मजबूत है। 46,000 एयरफोर्स पर्सनल, 28 अमेरिकी F-16 फाइटर जेट, 11 स्वीडिश ग्रिपेन जेट्स उसके आसमान के रखवाले हैं और F-5 भी हैं शायद उनके पास। दोनों देशों का डिफेंस बजट भी एक बार देख लेते हैं। कंबोडिया का डिफेंस बजट करीब $1 बिलियन, थाईलैंड का रक्षा बजट करीब $6 बिलियन। तो आंकड़ों के लिहाज से थाईलैंड की सेना कंबोडिया से बहुत आगे है और इसकी सबसे बड़ी वजह कई वर्षों से उसे मिल रहा अमेरिकी समर्थन। दरअसल 1954 में मनीला पैक्ट के तहत थाईलैंड और अमेरिका के बीच रक्षा संधि हुई। इस संधि के बाद अमेरिकी सेना ने थाईलैंड की आर्मी के साथ कई बार वॉर प्रैक्टिस भी की है, उसे एडवांस हथियार, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी दी है। उधर चीन का साथ लंबे समय से कंबोडिया के साथ रहा और 2024 में तो उसने कंबोडिया में अपना नेवल बेस तक बना लिया। इतना ही नहीं, कंबोडिया के जो मोनार्क भागे तो भागकर कहां गए? सबसे पहले वो चीन ही गए। और अभी कंबोडिया के जो राष्ट्रपति हैं और उनका बेटा प्रधानमंत्री है, उनके ऊपर भी चीन का आशीर्वाद है। खैर, इस युद्ध में चीन की भूमिका को लेकर बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन के इशारे पर ही कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ ये जंग शुरू की है, क्योंकि चीन ये बात अच्छी तरीके से समझता है कि भले ही ये जंग कुछ दिनों बाद रुक जाएगी, लेकिन दोनों देश एक दूसरे की दुश्मनी फिर से शुरू कर देंगे और दुश्मनी की वजह से दोनों देशों को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। डिफेंस बजट बढ़ेगा तो थाईलैंड के पास 2 रास्ते बचेंगे, या तो अमेरिका से महंगे हथियार खरीदे या फिर चीन से सस्ते हथियारों का सौदा करें। उधर कंबोडिया को हथियारों की मदद देकर चीन उसे अपने कर्ज के जाल में फंसा देगा। इस तरह धीरे धीरे दोनों देशों में चीन का प्रभाव बढ़ेगा और अमेरिका की पकड़ कमजोर हो जाएगी। चीन की चालाकी आपने देख ली, अब एक बार फिर से वापस ट्रंप पर लौटते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। भारत के साथ रिश्तों में ट्रंप हर दिन किस तरीके से रंग बदल रहे हैं आपको याद होगा। कैसे ट्रंप ने 23 मई को व्हाइट हाउस में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि अमेरिका में बेचे जाने वाले एप्पल आईफोन का निर्माण सिर्फ अमेरिका में किया जाएगा, भारत या कहीं और नहीं। उन्होंने तब एप्पल को धमकी भी दी थी कि अगर कंपनी उनके आदेशों का पालन नहीं करेगी, भारत में प्रोडक्शन करेगी तो उसके उत्पादों पर 25% टैरिफ लगा देंगे। और हमने इस शो में आपको बताया था कि उतना टैरिफ लगने के बाद भी भारत में प्रोडक्शन सस्ता पड़ेगा। सोचिए, लेकिन अब ट्रंप ने अमेरिकी टेक कंपनियों को नई धमकी दी है। उनसे कहा है कि अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, अमेरिकी कंपनियों में सिर्फ अमेरिकी लोगों को ही जॉब मिलने चाहिए। टैलेंट कहां से लाओगे? सोचने वाली बात है, वो तो आसमान में नहीं लटक रहा है जो आप खींच लोगे। असल में ट्रंप वॉशिंगटन में एक एआई समिट में शामिल होते हैं। इस एआई समिट में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनियां पहुंची थी। इस समिट में ट्रंप अमेरिकी टेक इंडस्ट्री की ग्लोबल हायरिंग की आलोचना करने लगे। इन कंपनियों को सख्त संदेश दिया, भारत से हायरिंग करने के लिए मना किया।
ट्रंप ने कहा कि चीन में फैक्ट्री और भारतीयों की भर्ती ट्रंप के शासन में यह अब नहीं चलेगा। मैं बार बार यह देख रहा था कि ट्रंप आंख खोल के बोल रहे हैं या आंख बंद करके बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आंख खोल के बोल रहे थे तो उस एआई समिट में जितनी भी टेक कंपनी के सीईओज थे वो सब इंडियन ही तो थे ज्यादातर। खैर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले ट्रंप शायद यह बात भूल गए कि अमेरिकी कंपनियां भारत के लोगों जैसा उच्च कोटि का दिमाग और टैलेंट कहां से लाएंगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियों के अंदर बहुत से भारतीय हैं जो अपनी काबिलियत से कंपनियों को नए शिखर तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में सीईओ तक भारतीय हैं। सोचिए जरा, ट्रंप ने जिन सीईओज के सामने ये बातें कही वो खुद भारतीय मूल के हैं। लिस्ट लंबी है। सुंदर पिचई गूगल के सीईओ है, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, शांतनु नारायण एडोबी के सीईओ है, वैभव तनेजा टेस्ला के सीएफओ हैं, जय श्रीवी उलाल अरिस्टा नेटवर्क के सीईओ हैं, राज सुब्रमण्यम फेडेक्स कंपनी के सीईओ हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि आईटी प्रोफेशनल्स, भारतीय इंजीनियरों और डेवलपर्स ने मिलकर इन कंपनियों के इनोवेशन और विस्तार में अहम भूमिका निभाई है। आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिन्हें देखकर ट्रंप की भी आंखें खुलनी चाहिए। अमेरिका की 20 बड़ी कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथों में। सिलिकॉन वैली में 33% स्टार्टअप्स भारतीय के हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में 30% सीईओ भारतीय मूल के हैं। सिलिकॉन वैली में 30% वेंचर कैपिटलिस्ट भारतीय हैं। अमेरिका की इकोनॉमी को भारतीय कैसे तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के ट्रंप के नारे को भारतीय ही कैसे साकार कर रहे हैं, यह बात शायद ट्रंप नहीं जानते हैं, वरना उन्हें मालूम होता कि अमेरिकी आईटी कंपनियों में 60% भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट में 34%, आईबीएम में 28% कर्मचारी भारतीय हैं। यहां तक कि नासा में 36% वैज्ञानिक भी भारतीय हैं। 51 लाख से अधिक भारतीय अमेरिकी टैक्स चुकाते हैं। हर साल 250 से 300 अरब डॉलर का टैक्स वहां पर भारतीय मूल के लोग देते हैं। यह चुकाया गया टैक्स अमेरिकी अर्थव्यवस्था का 5 to 6% है। और ट्रंप कह रहे हैं कि भारतीयों को जॉब देना बंद कर दो। ट्रंप शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ये धमकी देकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नारे लगाने वाले, भारत विरोधी मुहिम चलाने वाले मोहम्मद मोइजू पीएम मोदी के स्वागत में खुद एयरपोर्ट आते हैं। ये सिर्फ भारत और मालदीव की दोस्ती का प्रमाण नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीतिक जीत का भी सबूत है। आज सुबह जब पीएम मोदी मालदीव पहुंचे तो खुद राष्ट्रपति मोइजू एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। मालदीव में पीएम मोदी का लुक भी विशेष था। काले चश्मे में पीएम मोदी नए भारत की नई कूटनीति का सबूत दे रहे थे। पीएम मोदी ने प्लेन से उतरते ही जिस अंदाज में आगे बढ़कर मोइजू को गले लगाया, वो संकेत दे रहा था कि हाल ही में मालदीव के साथ तल्ख हुए रिश्तों की याद को पीछे छोड़कर सहयोग का नया अध्याय लिखने के लिए दोनों देश तैयार हैं। मालदीव में पीएम मोदी के स्वागत में रेड कारपेट व्यवस्था थी। आपको बता दें कि आज भारत और मालदीव में कई समझौते हुए। पीएम मोदी और मोहम्मद मोइजू ने शाम के वक्त द्विपक्षीय मीटिंग की। बताया जा रहा है कि भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। दोनों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों के 60 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। इसके साथ ही मालदीव में 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट परियोजनाओं को शुरू किया गया। पीएम मोदी की मालदीव की यह तीसरी यात्रा है। इससे पहले वर्ष 2018 और 19 में पीएम मोदी मालदीव जा चुके हैं। मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली यात्रा है। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी मालदीव के विशेष आमंत्रण पर गए। कल मालदीव का 60वां स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे। आज पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इन तस्वीरों के साथ आपको मोहम्मद मोइजू की भारत विरोधी मुहिम की तस्वीर भी देखनी चाहिए। लगभग 2 वर्ष पहले सत्ता में आने से पहले मोइजू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया। ये देखिए जरा टी-शर्ट। लेकिन अब तस्वीर कैसे बदल चुकी है, आप देख रहे हैं। इंडिया आउट से
इंडिया के लिए रेड कारपेट वेलकम तक की मालदीव की कहानी को आज आपको समझना चाहिए, ताकि आप ये जान पाएं कि पीएम मोदी का ये दौरा कैसे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को चुभ रहा होगा। और उससे भी बड़ी बात, भारत की जो डिप्लोमेटिक जीत है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। इसे सिर्फ 3 पॉइंट्स में समझते हैं। जब मोइजू सत्ता में आए थे तो वो चीन की चरण वंदना करते थे, चीन के इशारे पर भारत विरोधी नारे लगाते थे। अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत की तैयारी के लिए मालदीव के राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट पहुंचते हैं। सोचिए जरा, सत्ता में आने से पहले मालदीव के राष्ट्रपति इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे। इसी सोच, इसी मुहिम के बाद वो मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। लेकिन कुछ ही दिनों में उनको एहसास हो गया कि मालदीव भारत पर निर्भर है। अब भारत के प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हैं, भारत से रिश्ते बेहतर बनाने के लिए बेताब हैं। पहले मालदीव चीन प्रेम में भारत से दुश्मनी करता था, अब मालदीव ने अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों के भी 60 साल मना रहे हैं, परंतु हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है और समुद्र जितनी गहरी है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी, मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। मालदीव की रक्षा क्षमताओं के विकास में भारत निरंतर सहयोग देता रहेगा। This afternoon, Prime Minister Modi and I had extensive discussions. We reflected on the successes of our shared development journey, and we charted a clear path for future cooperation. Expanding our cooperation, Prime Minister Modi and I had the honor of witnessing the exchange of 4 MOUs and 3 agreements on several key areas. Among these include a line of credit agreement of $565 million US. मालदीव में पीएम मोदी के सम्मान की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ये मालदीव की राजधानी माले में हाल ही में बने रक्षा मंत्रालय भवन का वीडियो है। रक्षा मंत्रालय भवन पर पीएम मोदी की तस्वीर है। इस बिल्डिंग में पर्यावरण का खास ख्याल रखा गया है। इसमें सौर पैनल लगाए गए हैं। साथ ही कमांड सेंटर, रक्षा संचालन कक्ष और स्पेशल ट्रेनिंग की सुविधा इस भवन में मौजूद है। आधुनिक तकनीक से लैस ये मालदीव के रक्षा मंत्रालय का भवन है। वहाँ की सेना को भी आधुनिक बनाने का काम करेगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। पहला सवाल तो यह है कि भारत और मालदीव में क्या समझौते होने वाले हैं। दूसरा सवाल यह भी है कि आखिर मालदीव की सरकार भारत के सामने क्यों नतमस्तक है। और तीसरा सवाल, आखिर मालदीव की वो कौन सी मजबूरियां हैं जो उसे चीन से दूर और भारत से नजदीक कर रही हैं। आपको बताते हैं वो 5 मजबूरियां जो मोइजू को चीन से दूर ले जा रही हैं। देखिए, पहली मजबूरी यह है कि मालदीव आर्थिक फ्रंट पर घिरा हुआ है और हमेशा मुश्किल वक्त में भारत ने उसकी मदद की है। सितंबर 2024 में मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $440 मिलियन था, जिसके बाद भारत ने $750 मिलियन की करेंसी स्वैप की सुविधा दी थी। आज भी भारत का अरबों रुपए का प्रोजेक्ट मालदीव में चल रहा है। मालदीव में भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है। दूसरी वजह पर्यटन पर मालदीव की निर्भरता है। इंडिया आउट मुहिम के बाद मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों में कमी आई। वर्ष 2024 में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 50,000 की कमी हुई, जिस वजह से मालदीव को $150 मिलियन का नुकसान पहुंचा। अगली वजह है कूटनीतिक दबाव। इसे आप भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का असर कह सकते हैं। वर्ष 2024 में मोइजू भारत दौरे पर आए थे। इसके बाद भारत ने मालदीव की समुद्री सुरक्षा के लिए जहाज, हेलीकॉप्टर दिए थे। यहां पर चीन की चाल को भी समझना चाहिए। मालदीव चीन की कर्ज जाल नीति में फंसा हुआ है। मालदीव पर चीन का $1.37 बिलियन का कर्ज है। इसके अलावा चीन की उच्च ब्याज दरें और कठोर शर्तें भी हैं। अगली वजह है मालदीव की क्षेत्रीय सुरक्षा। भारत मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। हर कठिन परिस्थिति में मालदीव की मदद की है। मोहम्मद मोइजू की नीति में यह बदलाव अचानक या अपने आप नहीं आया, बल्कि इसके पीछे भारत की एक लंबी, संयमित और व्यवहारिक कूटनीति रही।
ये बात सही है कि पर्यटन उद्योग मालदीव की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इससे भी बड़ा सच ये है कि सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक मालदीव घूमने जाते हैं। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में मालदीव में 17 लाख से ज्यादा लोग घूमने गए। इनमें सबसे ज्यादा 2 लाख पर्यटक भारत से थे, यानी मालदीव की करीब आधी आबादी के बराबर लोग भारत से ही वहां घूमने आते हैं। पहली बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर अगले हफ्ते चर्चा होगी। पहले पार्टी के अंदर उम्मीदवार का नाम तय होगा, फिर एनडीए सहयोगियों को भरोसे में लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया है। विपक्ष ने भी उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए हैं, हालांकि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। खबर है कि सोमवार से नियमित रूप से संसद चलेगी। इस पर स्पीकर के साथ सर्वदलीय बैठक में सहमति बन गई है। सोमवार से सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। इस बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की मुलाकात भी हुई थी। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सियासी संग्राम आज भी जारी रहा। आज भी विपक्षी सांसदों ने संसद गेट पर मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एसआईआर लिखे पोस्टर भी फाड़े। सूत्रों के अनुसार स्पीकर के साथ ऑल पार्टी मीटिंग में एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई है। आज दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा कटाक्ष किया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने ओबीसी सम्मेलन के दौरान कहा कि पीएम मोदी की सिर्फ शोबाजी है, उनमें दम नहीं है। पीएम मोदी को सिर्फ लोगों ने सिर पर चढ़ाकर रखा है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दावा किया है कि उनके बेटे तेजस्वी यादव की जान को खतरा है। उन्हें 4 बार जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है। उन्होंने इसका आरोप बीजेपी और जेडीयू पर लगाया है। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया है कि राबड़ी देवी आग में घी डाल रही है। सरकार ने अश्लील कंटेंट प्रसारित करने के आरोप में बड़ा एक्शन लेते हुए 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि सभी ऐप्स एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। इनमें ऑल्ट, उल्लू और देसी फ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश से हाल बेहाल दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उफनते नाले के बीच बच्चे रास्ते पार करते दिखाई दिए। उधर मुंबई के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी रहा। कल के लिए मुंबई, ठाणे और पालघर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। ओडिशा के कोरापुट में विजिलेंस की टीम ने एक डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर के घर छापा मारा। छापे में 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। कैश के साथ भारी मात्रा में सोना भी मिला है। विजिलेंस ने डिप्टी रेंजर के 3 मंजिला घर के अलावा एक फ्लैट को भी सील कर दिया है। साथ ही एक कार भी जब्त की गई है। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील के बावजूद शेयर बाजार में आज भी गिरावट रही। सेंसेक्स 721 अंक नीचे 81,463 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 225 अंक गिरकर 24,837 पर बंद हुआ है। इस दौरान निवेशकों के एक ही दिन में 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। और फिक्र की अगली खबर भारत के संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है, जिस पर आने वाले दिनों में बड़ा विवाद हो सकता था, लेकिन सरकार ने इस विवाद के रास्ते में एक बैरिकेडिंग लगा दी। यानी ये वहीं रुक गया है जहां से शुरू हुआ था। दरअसल कुछ दिन पहले आपातकाल की बरसी के दौरान आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने पर चर्चा होनी चाहिए। इन 2 शब्दों का मतलब क्या है, इस पर अब सरकार का जवाब आया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की कोई मौजूदा योजना या इरादा नहीं है। दरअसल दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद कई बीजेपी नेता और यहां तक कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने की आलोचना की थी। उन्होंने तो यह तक कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नासूर है। इसके बाद इस पर विवाद शुरू हो गया था और विपक्ष ने कहा था कि सरकार संविधान बदलने की साजिश कर रही है। मामला बढ़ा तो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कानून मंत्री से सरकार के नजरिए को जानने की कोशिश की। उन्होंने कानून मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष का उपयोग पर पुनर्विचार करने की दिशा में अग्रसर है। अब इस पर सरकार का जवाब आया है और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में लिखित जवाब में कहा है कुछ समूह इन शब्दों पर पुनर्विचार के लिए राय व्यक्त कर सकते हैं।
इनसे सार्वजनिक चर्चा या माहौल बनता है, लेकिन यह सरकार का आधिकारिक रुख नहीं दर्शाता है। उन्होंने यह भी बताया कि 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2024 में खारिज हो चुकी हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे संशोधन के लिए व्यापक विचार विमर्श और सहमति की जरूरत होगी। अभी सरकार ने इन्हें बदलने की कोई औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की है। यानी सरकार फिलहाल संविधान की प्रस्तावना से कोई छेड़छाड़ करने के मूड में नहीं है। सरकार के इस रुख से विपक्ष खुश है, लेकिन इस खुशी में राजनीतिक आलोचना भी शामिल है। किसने क्या कहा, इस पर एक रील देखेंगे, लेकिन पहले वो बयान सुनिए जिससे ये पूरा मामला शुरू हुआ। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। We are changing the soul of the Constitution. We are, as a matter of fact, by these flash of words added during darkest period of Constitution emergency, darkest period for the Constitution of the country. These words have been added as Nasur. These words will create upheaval. Addition of these words in the preamble during emergency signal betrayal of the mindset of the framers of the Constitution. It is nothing but belittling the civilizational wealth and knowledge of this country for thousands of years. It is sacrileging the spirit of Sanatan. वैसे आपको बता दें कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। अंग्रेजी में सेक्युलर और हिंदी में पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बहुत से नेता, एक्सपर्ट्स और बड़ा जनसमूह पंथ निरपेक्ष शब्द को धर्मनिरपेक्ष कहता है। हालांकि अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी संविधान की प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कर भी नहीं सकती है, क्योंकि 1976 में जिस 42वें संशोधन के जरिए धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ा गया, उसे चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2024 में खारिज हो चुकी हैं। ये नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश है। अक्टूबर 2024 में उच्चतम न्यायालय का आदेश आया था। यही सब लोग गए थे उच्चतम न्यायालय कहने के लिए कि 42वां संविधान संशोधन अवैध है, समाजवाद को और पंथ निरपेक्षता को प्रियम्बल से हटाया जाना चाहिए। यह विपक्ष में बैठे लोग सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं, और कभी भी सरकार की यह मंशा भी नहीं थी कि हम सेकुलरिज्म और ये शब्द को हम संविधान से हटाएं, और आज उसका सीधे सीधे आ भी गया। सरकार पूरे स्पष्ट कर दिया, पहले भी की हुई थी, पहले भी मंशा नहीं रही, और सरकार ने स्पष्ट भी कर दिया है लिखित रूप से कि हम कतई उसको हटाने वाले नहीं हैं। इनके अंदर की मंशा अलग होती है, खाने के दांत और दिखावे के दांत अलग होते हैं। वो अभी भी दिल में है। अभी क्या करे, जब पूरा भारतवर्ष संविधान की रक्षा के लिए खड़ा होता है, उन्होंने लोकसभा के चुनाव में देखा है, तो उनके ऊपर विश्वास दे रहा है, तभी तो उनको पीछे लेना पड़ा। चलो अच्छे, इतना तो है, लिखित में आया, ठीक है, स्वागत करते हैं। ना कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन है, ना सेकुलरिज्म में यकीन है, ना सोशलिज्म में यकीन है, तो ये बदलेंगे। ये इनकी मंशा संविधान को लेकर साफ नहीं है, ये बदलेंगे संविधान। यहां पर फिक्र के फैंस के लिए जानना जरूरी है कि 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो उसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं थे, लेकिन 25 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, उसके अगले वर्ष यानी 1976 में 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना को बदला गया और सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए।
अब आपको भारत के इनोवेशन से जुड़ी आज की 2 गुड न्यूज दे देते हैं। पहला शुभ समाचार डिफेंस सेक्टर से आया है। डीआरडीओ ने ड्रोन से मिसाइल लॉन्च करने का सफल परीक्षण किया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया गया है। यह स्मार्ट मिसाइल ड्रोन से छोड़ी जाती है जो दिन रात किसी भी मौसम में दुश्मन के ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक करने में सक्षम है। दूसरा अपडेट रेलवे से जुड़ा है। अब आप जल्दी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन में सफर कर सकेंगे। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है और इस तरह से जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला देश बन गया है। फिक्र में अब 64 खाने वाले बोर्ड की ओर चलते हैं जिसे आप शतरंज भी कहते हैं। इस खेल में भारत के खिलाड़ी ऐसी ऐसी ऊंचाइयां छू रहे हैं कि आज आप कह सकते हैं कि शतरंज की नई सुपर पावर भारत है। इस वक्त महिला विश्व शतरंज चैंपियन खेली जा रही है और वहां इतिहास खुद को एक नए रूप में लिख रहा है क्योंकि फाइनल में भारत की 2 बेटियां कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख आमने सामने हैं। ये मुकाबला 26 जुलाई को होना है। ये पहला मौका है जब किसी महिला विश्व चेस टूर्नामेंट के फाइनल में 2 खिलाड़ी भारत से हैं। अब चाहे जीत हम्पी की हो या दिव्या की, किंग भारत ही बनेगा। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की राह आसान नहीं रही थी। भारत की दोनों खिलाड़ियों की उम्र एक फैक्टर था। एक की उम्र ज्यादा हो रही थी और दूसरी अभी काफी युवा है। कोनेरू हम्पी ने फाइनल में पहुंचने के लिए चीन की खिलाड़ी को टाई ब्रेकर में मात दी। वहीं दिव्या देशमुख ने चीन की पूर्व विश्व चैंपियन खिलाड़ी को धैर्य और आत्मविश्वास से शिकस्त दी। एक और 38 वर्ष के अनुभवी ग्रैंड मास्टर हम्पी हैं जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर इरादे युवा हैं तो विजय जरूर मिलती है। तो दूसरी ओर 18 साल की दिव्या हैं जो नई पीढ़ी का तेजस्वी चेहरा है। उन्होंने दिखाया कि अगर धैर्य और तैयारी हो तो नया इतिहास लिखा जाता है। शतरंज में भारत की ताकत सिर्फ जीत में नहीं संयम में है। इसकी तस्वीर हमने कुछ वक्त पहले तब देखी थी जब डी गुकेश ने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था। दुनिया देख रही थी कि जीत के बाद गुकेश सिर्फ झुके, मुस्कुराए और विनम्रता के साथ वहां से चले गए। वहीं कार्लसन हार से इतने आहत हुए कि मेज पर गुस्से में मुक्का मार दिया। भारत अब शतरंज में सिर्फ पदक नहीं जीत रहा है, वो विनम्रता की, धैर्य की और मानसिक दृढ़ता की संस्कृति फैला रहा है। आज दुनिया जब भारत को देखती है तो उसे सिर्फ शतरंज की चालें नहीं दिखती हैं बल्कि एक शालीन विजेता का वर्चस्व दिखता है।